हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल हिंदी पर। और यहाँ पर आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कक्षा 10 क्लास 10th अर्थशास्त्र के अध्याय नंबर 3 को। कौन सा अध्याय है? मुद्रा और साख। मुद्रा और साख अध्याय से जुड़े हुए आज हम लोग महत्वपूर्ण एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, यानी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और करीब लगभग 40-50 की संख्या में क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले एक और वीडियो किया है हमने, वहां पर हमने करीब 40 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो उस वीडियो को भी देख लीजिए। इस चैप्टर के और भी एमसीक्यू अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो साथ में इस चैप्टर को एक्सप्लेन भी किया गया है, पूरा समझाया गया है, उसको भी आप देख सकते हैं। पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन कंप्लीट आप समझना चाहते हैं तो आगे बढ़ते हैं और पहला एमसीक्यू देखते हैं। पहला एमसीक्यू यहां पर क्या कहता है? पहला एमसीक्यू यहां पर देता है कि भाई देखिए, जब दोनों पक्ष एक दूसरे से, यानी दो लोग हैं, ये दो लोग हैं या फिर दो पक्ष हैं, दो साइड हैं, यानी कि कोई कंपनी है, सरकार है, कुछ भी हो सकता है, यानी दो तरफ, एक आदमी इधर है और दूसरा आदमी इधर है। ये दोनों क्या कर रहे हैं? आपस में एक दूसरे के साथ वस्तुएं खरीदने और बेचने के लिए सहमत हो, तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि पहले को जो बेचना है वो दूसरा खरीदना चाहता है और दूसरे को जो बेचना है वो पहला खरीदना चाहता है। तो इस तरीके के उदाहरण को, इस तरीके की स्थिति को हम क्या कहते हैं? इसको क्या हम क्रेता विक्रेता कहेंगे, व्यापार कहेंगे, अर्थव्यवस्था कहेंगे, आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग कहेंगे, क्या कहेंगे? तो ये क्या होगा? ये होगा आपका ए, आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। यानी कि इसको अगर आम बेचना है तो यहां पर दूसरे को आम खरीदना है, अगर इसको केला बेचना है तो पहले को केला खरीदना है। तो यहां पर क्या हो गया? इसने इसको आम दे दिया, इसने इसको केला दे दिया। आपस में इन्होंने क्या किया? आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग का इस्तेमाल करके, वस्तु विनिमय प्रणाली का इस्तेमाल करके क्या किया? विनिमय किया। अगला प्रश्न यहां पर है कि भाई ऋण का औपचारिक स्रोत क्या है? भाई ऋण का और औपचारिक स्रोत का क्या होता है? बैंक और सहकारी समिति, साहूकार व्यापारी, मालिक रिश्तेदार, इनमें से क्या होगा ऋण का औपचारिक स्रोत? औपचारिक स्रोत क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, बैंक और सहकारी समितियां। औपचारिक स्रोत का मतलब क्या? मतलब यह कि सरकार वहां पर नजर रखती है, सरकार कंट्रोल करती है, जो भी आपको लोन वगैरह मिलता है वो एक निश्चित दर पर मिलता है, निश्चित व्यवस्था के साथ मिलता है। अनौपचारिक स्रोत क्या होते हैं? जहां पर आप अपने रिश्तेदारों से, किसी व्यापारी से, साहूकार से, उनके मन के हिसाब से कैसे भी लोन ले लें और सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर सकती है, आपको बचा नहीं सकती है जब आपके साथ गलत हो, तो वो क्या हो जाता है? अनौपचारिक स्रोत। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला यहां पर प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न यहां पर कहता है कि भाई देखो, यहां पर समर्थक ऋणाधार से क्या तात्पर्य है? समर्थक ऋणाधार से यह क्या होता है भैया? यहां पर यह एक व्यक्ति के पास कुलधन को क्या हम समर्थक ऋणाधार कहते हैं? जी नहीं। ये लॉकर में पड़ी हुई वस्तुएं हैं क्या? जी नहीं। कर्जदार को उधार द्वारा दी गई गारंटी, यह है क्या? और यह उधारदाता को दी गई प्रतिभूति जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता है। अब यहां पर देखें तो हमारा सी ऑप्शन भी सही हो सकता है और डी भी सही हो सकता है। तो लगभग दोनों एक ही चीज है, थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन ज्यादा है। यहां पर क्या होता है? समर्थक ऋणाधार, आपको लोन लेना है, आपको कर्ज लेना है किसी से, आप कर्ज लेना चाहते हैं, लेकिन आप, अगला आदमी आपको कर्ज देने में संकोच कर रहा है कि भाई तुम पैसा मेरा वापस करोगे कि नहीं करोगे। तो यहां पर आप क्या कीजिएगा? आप अगले आदमी को 1 लाख रुपए की अगर आप लोन ले रहे हैं तो 1 लाख की कीमत का या फिर उसके आसपास का कोई वस्तु उसके पास रख दीजिएगा कि ये तुम्हारे पास रहेगा जब तक हम तुमको पैसा वापस नहीं कर देते हैं। अगर पैसा वापस नहीं किए तो ये तुम्हारा, कर दिए तो फिर से हमको दे देना। तो यही क्या है? समर्थक ऋणाधार है। कहीं भी अगर आप उधार लीजिएगा, लोन लीजिएगा, तो जैसे बैंक में या फिर कहीं भी, तो वहां पर इसका जरूरी पड़ता है। अगला प्रश्न यहां पर कहता है कि भाई बैंक ऋण नहीं देते हैं। किसको ऋण नहीं देते हैं? छोटे किसानों को, हाशिए के किसानों को, या फिर उद्योगों को, या फिर बिना समर्थक ऋणाधार या फिर आवश्यक कागजात को। तो डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बैंक को आपसे कोई फर्क नहीं है। आप छोटे किसान हैं, बड़े किसान हैं, उद्योगपति हैं, कोई भी हैं, आपके पास अगर समर्थक ऋणाधार अच्छा है, आपके पास आवश्यक कागजात हैं, आपको बैंक लोन दे देगा। उसको कोई मतलब नहीं है कि आप कितने गरीब हैं या फिर कितने अमीर हैं। आप कागज दिखाइए, लोन लेके जाइए। ठीक है, तो ये आपका सही चीज है, सही कंडीशन है कि भाई बैंक ऋण चाहिए, क्या लाइए? कागज लाइए और समर्थक ऋणाधार लाइए और लोन ले जाइए। अगला क्या है? अनौपचारिक क्षेत्र में किससे ऋण लेना शामिल है? किससे ऋण लेना शामिल है भैया? साहूकार से, स्वयं सहायता समूह से, सहकारी समिति से, बैंक से।
भाई साहूकार जो होता है वो अनौपचारिक क्षेत्र में आता है। कैसे? क्योंकि साहूकार के ऊपर सरकार का कंट्रोल नहीं है कि आपने साहूकार से 1 लाख लिया, उसको कब लौटाइएगा, कैसे लौटाइएगा, सरकार के नियम से साहूकार नहीं चलता है। लेकिन जो बैंक होता है उसके लिए सरकारी नियम है, सहकारी समितियों के लिए भी है, स्वयं सहायता समूह भी जो होते हैं वो सरकारी नियम के अनुसार काम करते हैं। तो यहां पर साहूकार क्या हो गया? ये एक प्रकार का हो गया अनौपचारिक क्षेत्र का स्रोत। अगला क्या है? प्रारंभिक काल में भारतीय किन वस्तुओं का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे? यानी कि जिस समय शुरुआत में जब मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ था उस समय भारत में मुद्रा के रूप में किन चीजों का इस्तेमाल होता था? क्या वो अनाज और पशु का इस्तेमाल करते थे, सोना चांदी का करते थे, तांबे का, या फिर सभी का? तो देखिए, सोना चांदी से आने से पहले जो भारत के लोग थे वो क्या करते थे? अनाज और पशु का इस्तेमाल करते थे मुद्रा के रूप में। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगला क्या है? अगला है कि भारत में रुपए के प्रयोग को वैधता कैसे प्रदान की गई है? भाई भारत में जो रुपया है, जो नोट आप इस्तेमाल करते हैं, इसको वैधता, इसको मान्यता कहां से मिलता है? कानून के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, या फिर विश्व बैंक द्वारा, या फिर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा? तो उत्तर क्या? बहुत आसान है भाई, कानून के द्वारा। कानून के द्वारा कि भारत का जो सरकार है वो कानून के जरिए रुपया को मान्यता देती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर क्या कहता है कि भाई औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली में कौन निगरानी रखता है? भाई कौन निगरानी रखता है कि भाई औपचारिक जो स्रोत हैं जहां से लोग उधार ले सकते हैं, कर्ज ले सकते हैं, इन पर नजर कौन रखता है? तो इन पर क्या भारत सरकार नजर रखती है? जी नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक नजर रखता है। भारत में जितने भी बैंक हैं, जितने भी पैसे का लेन देन वाला, कर्ज वगैरह वाला जो व्यवस्था है, उसको कौन देखता है? भारतीय रिजर्व बैंक देखता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न यहां पर कहता है कि भाई बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की स्थापना? 1970 में यह स्थापना हुआ था और मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न यहां पर क्या कहता है? अगला प्रश्न यहां पर कहता है कि भाई ऋण की शर्तें कौन सी होती हैं? भाई ऋण जब लेते हैं तो उसमें क्या शर्तें लागू होती हैं? क्या वहां पर ब्याज दर लगाया जाता है क्या? जी हां, आप हमेशा न्यूज में प्रचार देखते होंगे कि इस बैंक से लोन ले लो, बहुत सस्ता ब्याज लग रहा है। तो ये क्या हो गया? ये एक तरीके का ऋण का शर्त हो गया। आवश्यक कागजात चाहिए होते हैं क्या? जी हां, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह सभी चीजें चाहिए होती हैं। भुगतान के तरीके, भैया पैसा वापस कैसे करोगे? चेक से करोगे, नोट से करोगे, कि खाता में डालोगे, क्या करोगे? साथ में समर्थक ऋणाधार भी चाहिए होता है कि भाई पैसा नहीं लौटाए तो क्या होगा? तो पैसा नहीं लौटाए तो तुम कुछ गिरवी रख दो। तो यहां पर क्या हो गया? डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न यहां पर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि भाई समर्थक ऋणाधार के उदाहरण हैं। समर्थक ऋणाधार के क्या उदाहरण हैं? क्या चीज आप समर्थक ऋणाधार के रूप में रख सकते हैं? क्या आप कर्जदार की भूमि को रख सकते हैं? क्या जो लोन लेने वाला है उसकी भूमि को हम रख सकते हैं? जी हां। मकान को रख सकते हैं क्या? गाड़ी रख सकते हैं, पशु रख सकते हैं, बैंक में जमा राशि को रख सकते हैं। यानी यहां पर एफडी की बात हो रही है, फिक्स डिपॉजिट की बात हो रही है। तो यहां पर इनमें से क्या रख सकते हैं? तो ये सभी को रख सकते हैं। यानी जो भी चीज का पैसे में कीमत है उसको आप क्या कर सकते हैं? गिरवी रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्या देखते हैं? अगला प्रश्न यहां पर क्या है, जरा सा देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहां पर है कि भाई भारत में बैंक, जो भी बैंक होता है, बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नगद के रूप में अपने पास रखते हैं? मतलब कि भारत में जो बैंक है उनके पास बहुत पैसा जमा होता है। मतलब आप 100 रुपया, 200 रुपया मिलाकर करोड़ों में पैसा जमा होता है। तो उसमें से कितना पैसा बैंक हमेशा अपने पास कैश के रूप में रखता है कि कोई अगर मांगने आ गया पैसा तो वापस करना होगा? कितना पैसा? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 15%। कुल मिलाकर अपने जमा का बैंक जो है 15% रूप में अपने पास कैश के रूप में रखता है और बाकी पैसे को क्या करता है? वो कर्ज के रूप में बांट देता है, या फिर जैसे भी उसका इस्तेमाल करने का मन करे इस्तेमाल कर सकता है। तो 15% क्या हो जाएगा? बैंक अपने पास हमेशा रिजर्व के रूप में या फिर जमा रखता है कि भाई कोई मांगने आ गया तो उसको देना होगा। अगला प्रश्न क्या है कि भाई स्वयं सहायता समूहों में बचत ऋण
क्रियाओं के संबंध में अधिकतर निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? यानी जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, इनके जो भी काम होते हैं, जो भी डिसीजन निर्णय लेना होता है, ये लेता कौन है? क्या बैंक लेता है कि सदस्य लेते हैं, या गैर सरकारी संगठन लेते हैं, या साहूकार लेते हैं? भाई क्या है? स्वयं सहायता समूह है। मतलब कि लोग जो उसके मेंबर हैं वो खुद से अपना मदद कर रहे हैं, तो डिसीजन कौन लेगा? उसके सदस्य लेंगे। यानी जो भी स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं वही डिसीजन लेंगे और वही क्या करेंगे? सारे फैसले लेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि इस प्रणाली का नाम बताएं जिसमें आवश्यकताओं का दोहरा संयोग एक महत्वपूर्ण लक्षण है। अब दोहरा यहां लिखा हुआ है, क्या होगा? दोहरा संयोग जो है एक महत्वपूर्ण लक्षण है। किस प्रणाली में? तो भाई मुद्रा अर्थव्यवस्था में तो नहीं है। मुद्रा में आप नोट लीजिए, सामान दीजिए, सामान लीजिए, नोट दीजिए। वैश्विक प्रणाली में नाई, ऊपर वर्णित में से कोई नहीं। नाई विनिमय प्रणाली, विनिमय भी यहां पर पूरा नहीं लिखा हुआ है, यहां पर साथ में क्या होगा? वस्तु होगा। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है? आवश्यकताओं का दोहरा संयोग एक तरीके से जरूरी होता है कि आपको केला बेचना है और सेब खरीदना है, तो आपको ऐसे आदमी को खोजना होगा जो कि केला खरीदे और सेब बेचे। तो अगर आप ऐसा दोहरा संयोग कोई ऐसे आदमी को खोज सकते हैं, तभी जाकर आप क्या कर पाएंगे? आप विनिमय करने पाएंगे। ठीक है, यहां पर अगला क्या है? अगला प्रश्न यहां पर कहता है वस्तु विनिमय प्रणाली की असुविधा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? कौन सी बात सही नहीं है भैया? वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की कमी, विभाज्यता की कमी, संपत्ति जमा करने में मुश्किल, विनिमय के माध्यम के रूप में धन की उपलब्धता। अब यहां पर धन शब्द आ रहा है। क्या हम वस्तु विनिमय प्रणाली में धन की बात करते हैं? जी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर हमने एक सामान दिया, दूसरा लिया, दूसरा दिया, तीसरा लिया, ऐसे करते हैं। वहां पर धन का तो उपयोग हम नहीं करते हैं। तो यहां पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली में माध्यम में धन की उपलब्धता नहीं होती है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो गया? अगला प्रश्न क्या कहता है कि भाई मांग जमा क्या है? मांग जमा क्या होता है भैया? ये मांग जमा क्या होता है? मांग जमा, बैंकों में जमा धन को मांग जमा कहा जाता है क्योंकि यह धन मांग के तौर पर निकाला जा सकता है। बैंकों से जो कर्ज लिया, बैंकों में व्यापारियों द्वारा जमा की गई राशि। जी नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा मांग जमा। इसका मतलब कि आप अपना जो सेविंग अकाउंट होता है, बचत खाता होता है, उसमें जो पैसा रखते हैं वो आपका मांग जमा में आता है। मतलब कि आप जब चाहें उस पैसे को जाकर निकाल सकते हैं सीधे सीधे, कोई उसमें बैंक आपसे सवाल नहीं पूछेगा, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो फिक्स डिपॉजिट में आपको जब लेना होगा, पैसा निकालना होगा, तो क्या करना होगा? उसमें जाकर बैंक से बात करना होगा कि भैया फिक्स डिपॉजिट किए थे, पैसा वापस दे दो, जो अपना चार्ज काटना है काट लो, गलती हो गया, हमको पैसा जरूरी है अभी। ठीक है, अगला क्या है प्रश्न? अगला प्रश्न कहता है भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है भैया? तो भारत में करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। यानी कि हमने ऊपर देखा था कि जितना भी मौद्रिक व्यवस्था है भारत में जितने भी पैसे का लेन देन होता है, नोट का होता है, या फिर बैंकों के ऊपर नजर रखना होता है, औपचारिक क्षेत्र पर नजर रखना होता है, ये कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ठीक है, अगला क्या प्रश्न है? मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं? मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं भैया? आधुनिक रूप में क्या आ गया? करेंसी, यानी कागज के नोट आ गए, चेक आ गए, ड्राफ्ट आ गए, ये सारे क्या हैं? आपके मुद्रा के आधुनिक रूप हैं। पुराने रूप में क्या आ जाएंगे? सोना चांदी आ जाएगा, सिक्का आ जाएगा, अनाज आ जाएगा, पशु आ जाएगा, जिससे क्या होता था? विनिमय होता था, व्यापार होता था। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन मुद्रा को विनिमय के रूप में इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है? फिर वही सवाल है कि भाई भारत में नोट कौन जारी करता है? तो भारत में मुद्रा को विनिमय के माध्यम से इस्तेमाल करने की वैधता कौन प्रदान करता है? भाई यहां पर किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। अब यहां पर जैसे भारत के बाद नाम आ गया तो भारतीय रिजर्व बैंक, वैसे ही अगर आप दूसरे की बात करें तो अमेरिका में फेडरल बैंक होता है। उसी तरीके से हर देश में एक केंद्रीय बैंक होता है जो कि पूरे देश के पैसे वाली व्यवस्था पर नजर रखता है, पूरे देश के पैसों पर नजर रखता है, बैंकों पर नजर रखता है। ठीक है, अगला क्या है हमारे सामने? वस्तुओं और सेवाओं के बदले में लोगों द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार की जाने वाली चीज को क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं कि भाई आपने कोई सामान बेचा,
आपने किसी को मदद किया, सेवा दिया, तो आप उसके बदले में क्या लेना चाहेंगे? क्या आप लेना चाहेंगे? भैया पैसा लेना चाहेंगे। तो पैसा कैसे लेते हैं? मुद्रा, नोट लेना चाहते हैं, नोट, एकदम कड़क कड़क नोट। नोट क्या हो गया? मुद्रा हो गया। 20 का ए ऑप्शन, मुद्रा नंबर हमारा मुद्रा सही हो गया। अगला प्रश्न यहां पर कहता है कि भाई औपचारिक स्रोतों से भी ग्रामीण परिवारों की कुल जरूरतों का कितना प्रतिशत पूरा कर पाते हैं? यानी जो ग्रामीण परिवार हैं वो औपचारिक स्रोतों से अपनी जरूरत का कितना प्रतिशत पूरा कर पाते हैं? 42, 45, 48, 50। उत्तर क्या है? 50। आपने चैप्टर पढ़ा है तो इन सवालों का उत्तर देने पाएंगे, क्योंकि यह चैप्टर अध्याय से आपका जुड़ा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न यहां पर है, औपचारिक ऋण सबसे अधिक किस वर्ग को मिल पाता है? गरीब परिवार को, भूमिहीन परिवार को, कम संपत्ति वाले परिवार को, या फिर समृद्ध परिवार को? भाई समृद्ध परिवार को। क्यों? क्योंकि बैंक के पास जाइएगा लोन लेने या फिर औपचारिक स्रोत में जाइएगा लोन लेने, वो गिरवी रखने के लिए कुछ बोलेगा, गिरवी रखने के लिए बोलेगा तो आपके पास पैसा, नोट, घर और कुछ रहेगा तब न रखिएगा। तो ये किसके पास होगा? समृद्ध परिवार के पास। अगला प्रश्न है कि भाई शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों के कर्जों की 85% जरूरतें किस स्रोत से पूरी होती है? तो ये चीज अध्याय में बात किया गया है कि भाई जो शहरी क्षेत्र में रहने वाले निर्धन परिवार हैं उनकी जरूरत का 85% कहां से पूरा होता है? 85% ये पूरा होता है अनौपचारिक स्रोतों से। कहां से? अनौपचारिक स्रोतों से। ठीक है, समझ गए। अगला प्रश्न क्या कहता है? वर्ष 2012 में भारत के ग्रामीण परिवारों को सबसे अधिक ऋण कहां से प्राप्त हुआ था? भाई 2012 के बारे में आपके अध्याय में बात किया गया है। एक तरीके का चार्ट भी आपको दिया गया है। सॉरी, चार्ट यहां पर नहीं है, वो चार्ट यहां पर है। देखिए किस तरीके से सबसे अधिक कहां से प्राप्त हुआ था, ऋण कहां से प्राप्त हुआ था, ये जरा सा देख लेते हैं। सबसे अधिक कहां हमें नजर आ रहा है? सबसे अधिक हमें नजर आ रहा है कहां से? साहूकार 33%। ठीक है, चलो। इधर आपका अनौपचारिक स्रोत, जमींदार, रिश्तेदार, अनौपचारिक स्रोत। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका एक तरीके से लगभग 50%। अब यहां पर सबसे अधिक ऋण कहां से प्राप्त हुआ था? तो यहां पर आप साहूकार लिख सकते हैं। साहूकार हमारा सही उत्तर हो जाएगा, साहूकार से। ठीक है, क्योंकि 33% था, उतना किसी और चीज से नहीं हुआ था। 25% बैंक वगैरह से हुआ था। अब यहां पर है कि व्यवसायिक बैंक ग्रामीण परिवारों को कितना प्रतिशत ऋण उपलब्ध करा पाते हैं? 2012 वाला डाटा ही देखना है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 25%। 25%। ठीक है। अगला क्या है हमारे सामने प्रश्न? विभिन्न प्रकार के ऋणों के वर्गों का उल्लेख कीजिए। विभिन्न प्रकार के ऋणों के वर्गों का उल्लेख क्या होगा? औपचारिक तथा अनौपचारिक ऋण, साहूकारों का ऋण, व्यापारियों का ऋण, रिश्तेदारों का ऋण, दोस्तों का ऋण। क्या ऐसा कोई वर्गीकरण होता है क्या? जी नहीं। वर्गीकरण क्या होता है? औपचारिक तथा अनौपचारिक। ठीक है, हो गया। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि भाई सरकारी समितियां ग्रामीण परिवारों को कितना प्रतिशत ऋण उपलब्ध करा पाती हैं? सरकारी नहीं है भाई, यहां सहकारी होगा। सहकारी समितियां, ओहो, सहकारी समितियां ग्रामीण परिवारों को कितना प्रतिशत ऋण उपलब्ध करा पाती हैं? 25, 27, 30, 33। तो आइए जरा हम चार्ट देखते हैं। चार्ट फिर से देखते हैं। सहकारी समितियां या फिर बैंक, तो कितना हो गया? 25%। कितना हो गया? 25%। सॉरी, 27 है क्या? 27 कैसे आ गया? 25% है, 25% होगा। ठीक है। अगला क्या है? ऋण क्या है, यानी उधार क्या है? भैया क्या है उधार? आपने भी लिया होगा अपने दोस्त से कि भैया 100 रुपया दे दो, आज कल दे देंगे। तो ये उधार ऋण क्या होता है? ऋण से तात्पर्य एक सहमति है जहां साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं, सेवाएं मुहैया कराता है, बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। भाई पहले लाइन में आंसर मिल गया कि क्या हुआ कि आपको जरूरत है पैसे की, आप गए किसी व्यक्ति के पास, उससे कहा कि मुझे अभी पैसा दे दो, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें बाद में पैसा वापस कर दूंगा, बदले में कुछ और साथ में एक्स्ट्रा और दे दूंगा। तो वो क्या है? वही हमारा ऋण है, वही उधार है। ठीक है। अगला क्या कि भाई अगला प्रश्न यहां पर है, आधुनिक प्रकार की मुद्रा में क्या शामिल है? डॉलर, रुपए शामिल है, पेपर नोट, सिक्के शामिल है, पेपर नोट, बैंक निक्षेप शामिल है, क्या है? तो भाई पेपर नोट और बैंक निक्षेप ये दोनों शामिल है। अब यहां पर देखें, ऐसे भी हो सकता है, डॉलर और रुपए क्या है? एक तरीके की मुद्रा है, तो ये भी हो सकता है। ये क्वेश्चन का एमसीक्यू ऑप्शन थोड़ा सही नहीं है। ठीक है,
अगला क्या है, भारत में खाली स्थान केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है कौन, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार की तरफ से नोट जारी करता है। अगला क्या है, खाली स्थान एक ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी के रूप में करता है जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता। यानी कि आप मालिक हैं किसी संपत्ति के, आपने लोन लिया और सामने वाले को वो संपत्ति जमा करके रख दी कि भाई जब तक हम लोन वापस नहीं करते हैं इस संपत्ति तुम्हारे पास रहेगा। तो ये क्या होता है, ये होता है समर्थक ऋणाधार, यानी कि हमने क्या किया, गिरवी रख दिया है कि हमें लोन मिल जाए। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा ऋण का औपचारिक स्रोत है। औपचारिक स्रोत क्या होता है, जहां पर सरकार नजर रखती है। सरकार कहां नजर रखती है, बैंकों पर नजर रखती है, तो व्यावसायिक बैंक हो गया। अगला क्या हो गया, निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह की विशेषता नहीं है। स्वयं सहायता समूह की विशेषता कौन नहीं है, जरा देखते हैं। ये आरबीआई द्वारा नियंत्रित होती है। ये तो भाई स्वयं सहायता समूह में ऐसा होता है क्या, देखते हैं। समूह अपने सदस्यों से कोई ब्याज नहीं लेता है। 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह ऋण लेने के योग्य हो जाता है। बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित ज्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य लेते हैं। अब यहां पर देखें तो थर्ड और फोर्थ हमें सही लग रहा है। थर्ड और फोर्थ क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, क्योंकि आरबीआई तो नियंत्रित नहीं करती है इनको। आरबीआई तो भाई दिल्ली में बैठे हुए, स्वयं सहायता समूह कहां, गांव में बैठा हुआ है। आरबीआई कहां से नियंत्रण करेगा, समूह अपने सदस्यों से ब्याज नहीं लेगा, ब्याज नहीं लेगा तो फिर कैसे काम करेगा। तो क्या होगा, थर्ड और फोर्थ सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ओ सॉरी गलत, क्यों, क्योंकि यहां पर पूछ रहा है विशेषता नहीं है, नहीं है पूछ रहा है तो क्या होगा, नहीं है पूछ रहा है तो 1 और 2 सही हो जाएगा हमारा उत्तर। 1 और 2 क्या है, ए नंबर ऑप्शन है। ठीक है, 1 और 2 सही होगा क्योंकि नहीं पूछ रहा है। अगर पूछ रहा है कि विशेषता कौन सा है तब हमारा सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है, निम्नलिखित में से किसे मुद्रा के आधुनिक रूप में शामिल नहीं किया जाता है। पेपर नोट, सिक्के, पशु। भैया सिक्का तो आज चलता है, 1, 2, 5, 10 का सिक्का चलता है, पेपर नोट भी चलता है, पशु नहीं चलता है। पशु से आपने कभी दुकान में जाकर सर्फ खरीदा है, साबुन खरीदा है क्या, जी नहीं, तो पशु क्या हो गया, इस्तेमाल नहीं होता है, उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, वह कुछ भी जो वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान के माध्यम में रूप में प्रायः स्वीकार किया जाता है तो वो क्या हो जाएगा, मुद्रा हो जाएगा। मुद्रा को हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला क्या है, साख की शर्तों में यह शामिल नहीं होता। साख की शर्तों में क्या शामिल नहीं होता भाई, ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, चेक, भुगतान का तरीका। भाई चेक की क्या जरूरत है, चेक तो एक माध्यम है, जैसे हम नोट का इस्तेमाल करते हैं वैसे चेक का इस्तेमाल करते हैं। नोट या फिर चेक होना थोड़ा ही ना जरूरी है, समर्थक ऋणाधार जरूरी है, ब्याज जरूरी है, भुगतान का तरीका जरूरी है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में प्राधिकृत करता है। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में प्राधिकृत करता है। वही से कि भाई नोट कौन जारी करता है, कौन नोट को मान्यता देता है हमारे देश में, तो कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है, समर्थक ऋणाधार से क्या तात्पर्य है। समर्थक ऋणाधार से वही तात्पर्य है कि भाई उधारदाता कर्जदार को दी गई गारंटी कि भाई पैसा वापस नहीं करेंगे तो इसको रख लेना, नहीं तो दे देना, हमको दे देंगे तो। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है, उस व्यवस्था का नाम बताएं जिसमें आवश्यकताओं का दोहरा संयोग एक जरूरी विशेषता होती है। यह क्या होती है, विनिमय व्यवस्था, यानी कि वस्तु विनिमय व्यवस्था में आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग जरूरी है, नहीं तो आप व्यापार नहीं करने पाइएगा। ठीक है, यहां पर अगला प्रश्न क्या कहता है, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित निर्णय सदस्यों के द्वारा लिया जाता है, तो यह भी हो गया। अगला प्रश्न क्या कहता है, बैंक कर्ज नहीं देते हैं, किसको नहीं देते हैं, जिसके पास समर्थक ऋणाधार नहीं होता है और दस्तावेज नहीं होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि भाई आवश्यकताओं के दोहरे संयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बात सत्य है। सत्य पूछा जा रहा है, एक व्यक्ति जो बेचने की इच्छा रखता है, जो दूसरा व्यक्ति वस्तुओं को बिना खरीदना चाहता है, नहीं खरीदना चाहता है। एक व्यक्ति दूसरे को अपनी वस्तुओं का दोगुना बेचना चाहता है, दोनों लोग एक दूसरे की चीजों को बेचने और खरीदने की इच्छा रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्यों सही है, हम अगर केला बेच रहे हैं और सेब खरीदना है तो अगला आदमी क्या होना चाहिए, वो सेब बेचना चाहिए और केला खरीदना चाहिए, तभी हम दोनों व्यापार करने पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि भाई शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों द्वारा अनौपचारिक स्रोतों से कितना प्रतिशत कर लिया जाता है, 85%। ठीक है,
बैंक कंपनी का जमा कितना प्रतिशत नगद के रूप में रखते हैं, यानी बैंक जो होते हैं उनके पास जितना भी कैश होता है वो कितना प्रतिशत कैश को अपने पास नगद के रूप में रखते हैं, तो उत्तर क्या होगा 15%। ठीक है, अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था को करेंसी नोट जारी करने की इजाजत होती है, तो भारत में एक ही संस्था है, कौन सी, भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि भारत का नोट जारी कर सकता है। ठीक है, करेंसी नोट। अगला क्या है, बैंकों के लिए आय का प्रमुख स्रोत क्या है, बैंक पैसा कहां से कमाता है, तो बैंक जो है वो आपसे कुछ पैसा जमा करवाता है और किसी और को लोन देता है। तो यहां पर क्या वो करता है कि भाई जो कर्जदार है और जो जमा करता है इनके बीच में जो ब्याज का अंतर है उससे वो पैसा कमाता है। जैसे आप अगर बैंक में जाइएगा तो आपको वो देगा 5% का ब्याज, आपका पैसा उसने ले लिया, आपको 5% का ब्याज मिलने लगा। उसके पास कोई लोन लेने गया, उसको वो लोन देगा 7% पर। तो ये जो बीच का 2% बच गया ना, ये 2% उसका मुनाफा होता है कि भाई ये इतना पैसा हम कमाएंगे, इतना पैसा हम रखेंगे। ठीक है, अगला यहां पर प्रश्न क्या कहता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी शर्त कर्ज लेने में शामिल नहीं है, कौन सी, भाई कर्जदार की भूमि। क्यों, क्योंकि ब्याज दर जरूरी है, समर्थक ऋणाधार जरूरी है, दस्तावेज भी जरूरी है, कर्जदार की भूमि जरूरी नहीं है। अगला प्रश्न कहता है कि भाई निम्नलिखित में से किस अकाउंट पर बैंक ब्याज की दर सबसे अधिक प्रदान करते हैं, तो भाई लंबी अवधि के लिए जमा, यानी कि लंबी अवधि के लिए जब आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो वो क्या होता है, उस पर ब्याज सबसे ज्यादा मिलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुनिश्चित भुगतान प्रदान करता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सुनिश्चित भुगतान कौन प्रदान करता है, ब्राउजर, मांग जमा, चेक या फिर समर्थक ऋणाधार। तो भाई मांग जमा की, आपने पैसा जमा किया आपको वापस मिल ही जाएगा। ठीक है, तो यहां पर यह हमारा चैप्टर खत्म हो गया, वीडियो कंप्लीट हो गया। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।